नमस्कार। आप सबका टीनोना स्टडी पॉइंट चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग पीछे अध्ययन कर रहे थे संसद अर्थात संघीय व्यवस्थापिका के बारे में, जिसमें हमने संसद के दो सदन लोकसभा राज्यसभा की रचना और संगठन के बारे में अध्ययन किया। आज जो हमारा अध्ययन का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा संसद की शक्तियाँ, कि संविधान के द्वारा संसद को कौन कौन सी शक्तियाँ प्रदान की गई है, हम उनको समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग जो है ध्यान से इन्हें समझें। प्रमुख रूप से 7 शक्तियाँ संसद को प्रदान की गई है। सबसे पहले विधायी या कानूनी शक्ति, दूसरी संविधान में संशोधन की शक्ति, वित्तीय शक्ति, प्रशासनिक शक्ति, निर्वाचन संबंधी शक्ति, न्यायिक या महाभियोग संबंधी शक्ति और 7वीं है आपातकालीन संबंधी शक्ति। सबसे पहले हम विधायी और इसके शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। देश की प्रतिनिधि संसद को माना गया है, इसलिए देश की प्रतिनिधि होने के कारण राष्ट्रीय महत्व के जितने भी विषय हैं उन सभी विषयों के संबंध में कानून बनाने का जो अधिकार है वो भारतीय संसद को है। राष्ट्रीय महत्व के जो भी विषय हैं, जो भी है आपके महत्व से संबंधित जो विषय हैं, उन सबसे संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। जैसे राष्ट्रीय महत्व के जो विषय हैं और शक्तियों के संबंध जो विषय हैं, उन शक्तियों को भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित किया गया है। कौन सी अनुसूची में वर्णित किया गया है? 7वीं अनुसूची में। और 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन मिलता है। सबसे पहले है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। जिसे सुने, संसद की विधायी शक्ति में क्या कहा गया है कि राष्ट्रीय महत्व के जो विषय हैं उनके संबंध में कानून निर्माण करने संबंधी जो शक्ति होगी वो संसद के पास होगी। अब राज्य विधानमंडल किन शक्तियों का प्रयोग करेगा? भारतीय संसद किन शक्तियों का प्रयोग करेगी? क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान के द्वारा शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया है, जिसके तहत केंद्र और राज्य दोनों की शक्तियों का विभाजन किया गया है। वो विभाजन संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित किया गया है, जिसमें 3 सूचियों का वर्णन है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन तीनों सूचियों में अलग अलग विषय वर्णित किए गए। जैसे संघ सूची में विषय जो है उनकी संख्या 100। कितने विषय हैं? 100। शुरुआत में इनकी संख्या थी 97, अब ये बढ़कर कितने विषय हो गए? 100। राज्य सूची के विषयों की संख्या है 61 और समवर्ती सूची के विषयों की संख्या है 52। ये वो विषय हैं जिन विषयों पर संसद और राज्य विधानमंडल अपने अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए कानून का निर्माण करते हैं। संसद जो है उसको संघ सूची और समवर्ती सूची, इन सूचियों में वर्णित और उल्लेखित जो विषय हैं उन्हीं पर कानून का निर्माण है। राज्य सूची में वर्णित जो विषय हैं उन पर कानून निर्माण का अधिकार केवल राज्य विधानमंडल को प्राप्त है, संसद को प्राप्त नहीं है। संघ सूची के जो विषय जैसे बैंकिंग है, रक्षा संबंधी है, विदेशी मामले हैं, इन सब के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? किसमें वर्णित किए गए हैं विषय? संघ सूची में। समवर्ती सूची, संघ सूची में जो विषय वर्णित है उनका केवल कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? भारतीय संसद के पास। राज्य विधानमंडल संघ सूची में वर्णित विषयों पर कानून नहीं बना सकता। राज्य सूची में वर्णित जो विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य विधानमंडल को है। संसद राज्य सूची के विषय पर कानून का निर्माण नहीं कर सकती। और समवर्ती सूची में वर्णित जो विषय हैं उन पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों मिलकर कानून का निर्माण कर सकते हैं। जैसे आपके वन संबंधी है, दीवानी को फौजदारी जो मामले हैं वो किसके अंदर आए हैं? समवर्ती सूची के विषय हैं। इसके साथ साथ क्या कहा गया है? अब समवर्ती सूची में वर्णित जो विषय हैं उन पर कानून बनाने का संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को प्राप्त है। लेकिन अगर किसी विषय को लेकर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों में विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो उस स्थिति में संसद के द्वारा बनाया गया कानून ही स्वीकार किया जाएगा। तो ये विधायी शक्ति। इसके तहत और क्या कहा गया? एक विषय और है अवशिष्ट विषय। इस अवशिष्ट विषय के संबंध में भी कानून बनाने का अधिकार संसद को है। अवशिष्ट विषय क्या है कि जब संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में जो विषय डाले गए
जिन विषयों को शामिल किया गया है, कुछ विषय ऐसे हैं जो इन तीनों सूचियों में शामिल नहीं है। उन सभी विषयों को क्या कहा गया है? अवशिष्ट विषय। और इस अवशिष्ट विषय की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। जैसे सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, आपके साइबर क्राइम संबंधी जो मामले हैं वो सारे किस में आते हैं? अवशिष्ट विषयों में। तो ये थी भारतीय संसद की एक विधायी शक्ति। राष्ट्रीय महत्व के जितने भी विषय हैं उन सभी विषयों के संबंध में कानून निर्माण संबंधी अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। संसूची और समवर्ती सूची में वर्णित विषयों पर कानून का निर्माण केवल संसद के पास है, राज्य विधानमंडल के पास है नहीं है। इसके अलावा अवशिष्ट विषय जो है उसके संबंध में भी कानून निर्माण संबंधी शक्ति संसद के पास है। संविधान की अगली शक्ति जो है वो है संविधान में संशोधन करने संबंधी शक्ति। संसद की अगली शक्ति है। इसमें क्या कहा गया है कि संविधान क्या कहता है कि संविधान में होने वाला जो संशोधन है उसमें संशोधन करने का प्रस्ताव केवल संसद में ही लाया जा सकता है। राज्य विधानमंडल को संविधान में संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं। संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान का अनुच्छेद 368 भारतीय संसद को अधिकार देता है कि वो संविधान में संशोधन करे। राज्य विधानमंडल के पास ऐसा अधिकार नहीं है। संविधान में संशोधन करने का अधिकार जो प्रस्ताव है वो प्रस्ताव केवल भारतीय संसद में लाया जा सकता है। इसके साथ साथ और क्या कहा गया है कि संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो या तो सामान्य बहुमत के द्वारा या दोनों सदनों के पृथक 2/3 बहुमत के द्वारा संविधान के किसी भाग में बदलाव किया जा सकता है। संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा पृथक मतलब अलग अलग। पहले लोकसभा के द्वारा वो है संविधान संशोधन संबंधी जो प्रस्ताव है वो 2/3 बहुमत के द्वारा पारित होना चाहिए। फिर दूसरे सदन जैसे राज्यसभा है उसके द्वारा वो 2/3 बहुमत के द्वारा पारित होना चाहिए। तो दोनों सदनों के पृथक 2/3 बहुमत के द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है। संविधान की केवल कुछ ही धाराएं, संविधान की केवल कुछ ही अनुच्छेद, कुछ ही भाग ऐसे हैं जिनमें संशोधन करने के लिए राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक है। ये वो अनुच्छेद है, ये वो भाग है या ये वो हिस्सा है जो देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए आवश्यक है। उसमें अगर कोई बदलाव किया जाता है तो अकेली संसद ऐसी धाराओं में कोई बदलाव नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उसे अकेले खुद के बहुमत के साथ साथ आज राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति भी क्या होती है? आवश्यक होती है। तो ये थी संसद की दूसरी शक्ति, संविधान संशोधन शक्ति। फिर है संविधान संसद की वित्तीय शक्ति। भारत का या देश का जो राष्ट्रीय वित्त है उस राष्ट्रीय वित्त पर संसद का अधिकार, संसद का पूर्ण अधिकार है। देश की जो भी संपत्ति है उस सभी संपत्तियों पर किसका अधिकार है? संसद का अधिकार। क्यों संसद का क्यों माना गया? क्योंकि भारतीय जो शासन व्यवस्था है वो कैसी शासन व्यवस्था है? संसदीय व्यवस्था है। देश का निर्माण करना हो, देश के लिए कानून बनाना हो, नीति निर्माण करना हो, योजनाएं लागू करनी हो, उनके लिए फैसले लेना हो, वो सारा अधिकार संसद के पास। इसलिए संसदीय व्यवस्था है। वो संसद ही देश की जनता की क्या है? प्रतिनिधि है। इसलिए राष्ट्रीय वित्त पर संसद का क्या है? पूर्ण अधिकार है। इसीलिए जो वित्त मंत्री है, केंद्रीय वित्त मंत्री जो है वह वित्त मंत्री प्रतिवर्ष बजट प्रस्तावित करता है। क्या प्रस्तावित करता है? बजट क्या है? एक वित्त वर्ष की आय व व्यय का लेखा जोखा है। बजट का मतलब क्या हुआ? एक वित्त वर्ष की आय व्यय का क्या है? लेखा जोखा। उसे बजट कहा गया। वित्त वर्ष भारत का जो फाइनेंस ईयर है वो कब से कब तक है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। ये भारत का वित्त वर्ष है जिसे फाइनेंस ईयर बोला जाता है। तो इस एक वित्त वर्ष के दौरान जो आय व्यय है उसका वार्षिक लेखा जोखा क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। ये बजट वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तावित किया जाता है। कहाँ किया जाता है? संसद। कहाँ किया जाता है? संसद में। और संसद का ही कौन सा सदन? लोकसभा। लोकसभा में पहले प्रस्तावित किया जाएगा। ये संसद की वित्तीय शक्ति है। अगली है संसद की प्रशासनिक शक्ति। भारतीय संविधान ने संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया है। संसदीय शासन व्यवस्था अपनाने के कारण जो देश की जो संघीय कार्यपालिका, जैसे संघ की व्यवस्थापिका है वैसी संघीय कार्यपालिका थी। हम लोग पीछे अध्ययन कर चुके हैं कि सरकार के 3 प्रमुख अंग हैं। एक तो है व्यवस्थापिका,
एक है कार्यपालिका और एक है न्यायपालिका। देशतापिका देश के लिए कानून का निर्माण करती है, कार्यपालिका देशतापिका के द्वारा बनाए गए कानून को देश में लागू करवाती है, और न्यायपालिका देशतापिका और कार्यपालिका के द्वारा बनाए गए कानून की समीक्षा करती है, जांच करती है और नागरिकों को उनके अधिकारों को ठेस पहुंचते तो उन्हें न्याय दिलाने का काम करती है। इन दोनों में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है, लेकिन न्यायपालिका जो है उसे देशतापिका और कार्यपालिका से पृथक रखा गया है, स्वतंत्र रखा गया है, ताकि बिना कोई पक्षपात के न्याय किया जा सके। तो संघीय कार्यपालिका मतलब केंद्रीय मंत्रिमंडल। संघीय कार्यपालिका मतलब क्या हुआ? केंद्रीय मंत्रिमंडल। हम क्या पढ़ रहे हैं? संसद की प्रशासनिक शक्ति। संघ की भारत ने संसदीय शासन व्यवस्था अपनाया, इसलिए संघीय कार्यपालिका जो है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति उत्तरदायी होती है? संसद के प्रति। और संसद में ही मुख्य रूप से किस सदन के प्रति उत्तरदायी है? व्यवहार में लोकसभा के प्रति। व्यवहार में किसके प्रति उत्तरदायी होता है मंत्रिमंडल? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। क्यों? क्योंकि मंत्रिमंडल को जो बहुमत प्राप्त हुआ है वो कौन से सदन में प्राप्त हुआ है? लोकसभा में प्राप्त हुआ है। स्पष्ट बात लिखी आती है कि जिस राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होगा वह दल सरकार का निर्माण करेगा, सरकार के योग्य होगा। इसलिए केंद्रीय मंत्रिमंडल व्यवहार में किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति। जब तक मंत्रिमंडल को लोकसभा में बहुमत अर्थात विश्वास प्राप्त होगा तब तक वह अपने पद पर बना रहेगा। संसद जो है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है उस पर कई प्रकार के नियंत्रण रखती है। निंदा प्रस्ताव के द्वारा है, कटौती प्रस्ताव के द्वारा है, कई प्रकार के ऐसे तरीके हैं जिसके द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल पर संसद क्या रखता है? नियंत्रण रखता है, ताकि जनता की भलाई के कार्य किए जा सके। ये थी संसद की प्रशासनिक शक्ति। अगली है संसद की निर्वाचन संबंधी शक्ति। भारतीय संसद को निर्वाचन चुनाव करने का अधिकार है। किन के संबंध में? राष्ट्रपति के संबंध में व उपराष्ट्रपति के संबंध में। इन दोनों का जो चुनाव होगा उस चुनाव में संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इन दोनों का चुनाव करने के लिए एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है। उस निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ध्यान रखें, सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे, मनोनीत सदस्य इनके चुनाव में भाग नहीं ले सकते। ये थी संसद की निर्वाचन संबंधी शक्ति। अगली है संसद की न्यायिक या महाभियोग संबंधी शक्ति। भारतीय संसद को अधिकार प्राप्त है कि वो संविधान के द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है। तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का नाम क्या है? महाभियोग। महाभियोग का प्रयोग करके संसद के दोनों सदन जो हैं वो राष्ट्रपति को उसके पद से पदच्युत कर सकते हैं अर्थात उसे उसके पद से हटा सकते हैं। ये महाभियोग प्रक्रिया राष्ट्रपति के विरुद्ध भी होती है। ये महाभियोग प्रक्रिया संघीय न्यायालय या राज्य का जो न्यायालय है उसके किसी भी न्यायाधीश को उसकी अक्षमता व दुराचरण के आधार पर उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। उसमें भी संसद के दोनों सदन भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी संसद में होती है, लेकिन उसके लिए क्या कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति को हटाना है तब तो संसद की यह महाभियोग प्रक्रिया, अगर किसी न्यायाधीश को हटाना है तब ये जो महाभियोग प्रक्रिया है ये संसद के किसी भी सदन में पहले शुरू की जा सकती है। लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है उसके संबंधी जो प्रस्ताव है वो पहले राज्यसभा से प्रस्तावित होगा, उसके बाद में लोकसभा उस प्रस्ताव का क्या करेगी? अनुमोदन करेगी। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव प्रथम बार राज्यसभा में क्यों प्रस्तावित किया जाता है? हम ये पीछे पढ़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा क्या होता है? पदेन सभापति होता है, इसलिए उसको हटाने की जो प्रक्रिया है उसका प्रस्ताव जो है वो प्रथम बार राज्यसभा में प्रस्तावित किया जाएगा। लोकसभा के अनुमोदन के पश्चात उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाएगा। ये शक्ति हो गई। सातवीं आपातकालीन संबंधी शक्ति। देश में राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाती है, तो राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपातकाल जो है वह प्रथम बार 6 माह के लिए लागू होगा।
कितने माह के लिए आपातकाल लागू होता है? 6 माह के लिए। लेकिन ये 6 माह तभी लागू रहेगा जब राष्ट्रपति की आपातकालीन घोषणा के बाद 1 महीने के अंदर अंदर संसद के दोनों सदन उस घोषणा को अपनी अनुमति प्रदान करे, तब ये 6 माह के लिए क्या रहेगा? आपातकाल की घोषणा प्रभावित रहेगी, प्रभावी रूप से लागू होगी। एक बार में 6 माह के लिए बढ़ा सकते हैं। 6 माह होने के बाद भी अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ है तो इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है और 6 माह के लिए प्रस्तावित किया जा सकता है, लेकिन दोबारा बढ़ाने के लिए भी संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति होना आवश्यक है। ये हमने संसद की प्रमुख 7 शक्तियों का हमने अध्ययन किया है। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं 10th क्लास में भी इसका जिक्र है, 12th क्लास में भी इसका जिक्र आया है। तो इन तीनों स्तरों पर ये टॉपिक जो है हमारे लिए उपयोगी है। आज की चर्चा हम इतनी करेंगे। आप सबका धन्यवाद।